गर्मियों में नानी ने खिलाए अपने हाथ के देसी पकवान। ये बल्ले बल्ले अब स्कूल के समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं। देखना, इस समर वेकेशन पर मैं अपनी ननिहाल जाऊंगी। मैं तो अपने पापा के साथ इस समर वेकेशन पर शिमला जा रहा हूँ। वैसे तितली बंटी, तुम इस समर वेकेशन पर कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमारा कुछ पता नहीं। तितली और बंटी मुंह लटकाए हुए घर आते हैं। तितली, बंटी क्या हुआ? ये स्कूल से अपना मुंह क्यों लटकाते हुए आ रहे हो? मम्मी, कल से हम लोगों की समर वेकेशन शुरू हो गए और स्कूल के सभी बच्चे कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। कोई ननिहाल, तो कोई अपनी दादी के घर, तो कोई शिमला जा रहा है। आप भी हमें कहीं लेकर चलिए ना, कम से कम नाना नानी के घर ही चलिए। क्या कहा? नाना नानी के घर? तुम्हें पता भी है तुम्हारा ननिहाल कितना दूर है, और वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, वहां जाकर क्या करोगी? इससे बढ़िया यहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा खाओ, गार्डन में खेलो और अपने समर वेकेशन एंजॉय करो। नहीं पापा, आप हर बार ऐसा ही करते हो, और गार्डन में खेलने के लिए कोई बच्चा भी तो होना चाहिए। सब अपने नाना नानी के घर, तो कोई दादा दादी के जा रहा है। अगर बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो मान जाइए ना। वैसे भी शादी के बाद से पता नहीं कितने सालों से अपनी माँ से मिलने भी नहीं गई हूँ। ठीक है, फिर अगर तुम इतना जिद कर ही रही हो तो चल लेते हैं। ठीक है, फिर मैं अपनी बहन राधा और आरती को भी कह देती हूँ। पूजा अपनी दोनों बहन को कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल पर सारी बातें बताती है। क्या बात है पूजा दीदी, आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया। मेरा भी कब से मन हो रहा था माँ से मिलने का। अब तीनों ही बहन अपने माँ और पिता को बताती हैं कि वह गर्मी की छुट्टियों पर उनके घर आ रहे हैं। सुदामा ये जानकर बहुत चिंतित हो जाती है। सुनिए जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दामाद आ रहे हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, पता नहीं उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। इतने पैसे भी नहीं है कि अच्छे पकवान बना पाऊं। परेशान क्यों होती हो सुदामा? क्या हमारी बेटी अपने घर के हालातों को नहीं जानती? अरे वैसे भी हम गांव में रहते हैं, ये बात तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए हम उन्हें इस गर्मी में तुम्हारे हाथ के, यानी कि नानी के हाथ के देसी पकवान बनाकर खिलाएंगे सबको। कुछ दिन बाद सुदामा की तीनों बेटी अपने पति और बच्चों के साथ गांव पहुंचती हैं। सुदामा सभी को देखकर बहुत खुश होती है और अपने छोटे छोटे नाती नातिन को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो सबको गले से लगाकर कहती है, आहा मेरे बच्चों, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। कितने सुंदर लग रहे हो। तुम सब जब छोटे छोटे थे तब तुम्हें गोद में लेकर गाँव के आंगन में खिलाया करती थी। तीनों बेटियों के दामाद अपने सास ससुर के पैर छूते हैं। खुश रहिए दामाद जी, आबाद रहिए। पता नहीं कितने सालों बाद आई हूँ अपने मायके पर, आज भी ये घर वैसा का वैसा ही है। कुछ नहीं बदला इस घर में। ऐसे कैसे बदलूं किसी भी चीज को इस घर से? आखिर तुम्हारे बचपन की किलकारियां और विदाई की शहनाइयों की आवाज आज भी इन घरों की दीवारों में गूंजती है। अच्छा भाई, अब बहुत बातचीत हो गई। अब अपने नन्हे नन्हे बच्चों को कुछ बनाकर खिला दो। हाँ नानी माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ ले ले, मेरी बिटिया को भूख लगी। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं कुछ पकवान बनाकर लेकर आती हूँ। सुदामा रसोई में आती है और चूल्हे की आंच पर सत्तू से लिट्टी और बैंगन का भरता बनाती है और ठंडे शरबत में सुदामा ढेर सारे आम को मटके में डालकर दाल घोटने से घाट कर आम रस बनाती है और लाकर सबको परोसती है। सभी लोग ठंडे ठंडे शरबत को पीते हैं और लिट्टी चोखे को खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे नानी माँ, आपके हाथ की बनी है लिट्टी चोखा, ये आमरस तो बहुत टेस्टी लग रहा है। सही बात है, गांव का खाना ही होता है। माँ जी, वैसे आपने ये देसी पकवान खिलाकर तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बहुत स्वादिष्ट बनाया है ये लिट्टी चोखा और ये आमरस। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए परेशान हो रहे होते हैं। दामाद जी, मैंने सभी का बिस्तर छत पर लगा दिया, तो चलिए आराम कर लेते हैं। क्या? छत पर? माफ करना माँ जी, लेकिन छत पर कभी सोया नहीं हूँ, इसलिए आदत नहीं है। बेटा, आप एक बार सो कर तो देखिए। आपको तारों की छांव में, ठंडी ठंडी हवाओं में अगर नींद अच्छी नहीं आई तो मैं खुद आपके लिए फिर सोने का कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। मैं तो छत पर ही सोऊंगी नानी माँ के साथ तारों की छांव में। हाँ मैं भी सोऊंगा। और नानी माँ, आप हमें भूतों की कहानी सुनाना, फिर तो बहुत अच्छी नींद आएगी। अब पल भर में रामलाल और सुदामा मिलकर सभी परिवार वालों का बिस्तर छत पर लगा देते हैं। सभी लोग रात में ठंडी ठंडी हवाओं में छत पर गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुदामा बच्चों को लेकर फलों के बागान में जाती है, जहां फलों के पेड़ों पर झूले लटके हुए थे। अरे नानी माँ, इस फलों के बागान में तो बहुत सुंदर झूले लगे हुए हैं, मुझे भी झूला झूलना है।
नानी माँ मुझे भी झूले पर झूलना है। बोलिए ना नानी माँ, हम झूले झूले पर। हाँ हाँ ठीक है, झूलो, लेकिन आराम से झूलना, जब तक मैं इन फलों के बागान से फल चुन लेती हूँ। सुदामा फलों के बागान से नीचे गिरे हुए कच्चे आम, इमली, तरबूज, खरबूज, लीची को उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ उसके नाती नातिन बबली, चिंकी, बंटी, तितली, गोलू सभी झूले पर खेल रहे होते हैं और तेज तेज हंस रहे होते हैं। वाह कितना अच्छा है नानी का गांव, यहाँ तो झूले भी हैं और साथ में इतने बड़े बड़े फलों का बागान भी। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का तो एहसास भी नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद सुदामा सभी बच्चों को लेकर घर आती है, जहाँ तीनों बहन आंगन में उगे हुए कुछ हरी सब्जियों को तोड़ रही होती हैं। अरे माँ, आप आ गई। और बच्चों, कैसा लगा तुम्हें फलों का बागान? बहुत अच्छा था, और वहाँ तो झूले भी थे और हमने तो झूले भी झूले और फल भी खाए, बहुत मजा आया। दूसरी तरफ रामलाल गाय भैंसों का दूध बाल्टी में अपने हाथों से निकाल रहा होता है। सभी बच्चे भागते हुए रामलाल के पास आते हैं। अरे नाना जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इन गाय भैंसों से दूध कैसे निकल रहा है? और ये आपको मारती नहीं है क्या? आपको डर नहीं लगता? नहीं, ये कुछ नहीं करती, ये पालतू है ना। हम इन्हें चारा देते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, फिर ये हमें ताज़ा ताज़ा दूध देती हैं। और गांव का देसी ताज़ा दूध पीकर हमारा शरीर शक्तिशाली होता है। ओह, शक्तिशाली। वैसे नाना जी, हम भी इन्हें छू सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, छू सकते हैं, लेकिन आराम से, शैतानी नहीं करना इनके साथ। अब सभी बच्चे गाय भैंसों को छूने लगते हैं। कोई पूंछ पकड़ता है तो कोई उसके शरीर को सहलाता है, जहां गाय और भैंस अपनी आवाज में ममियाने लगती हैं। कुछ देर बाद रामलाल सभी बच्चों को लेकर दूध की बाल्टी लेकर घर के अंदर आता है, जहां सुदामा ने सभी के लिए देसी पकवान में गर्मा गर्म रोटी, जिसमें ढेर सारा देसी घी चुपड़ा हुआ था, लहसुन की चटनी, इमली के पन्ने का शरबत और ताजे फलों का सलाद जैसे लीची, तरबूज, खरबूज बनकर तैयार कर रखा था। सभी लोग बैठकर गांव के देसी पकवान को खाते हैं और तारीफ करते हुए कहते हैं, क्या बात है माँ जी, आप तो हर दिन कुछ नया देसी पकवान बना लेती हो, और ये खाना कितना ऑर्गेनिक है। ऐसे शुद्ध और देसी खाने के लिए तो हम शहर में तरस जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मजाल है कि ये स्वाद मिल जाए शहर में। हमारी माँ तो देसी पकवान बनाने में शुरू से ही मशहूर है। और मम्मी नानी माँ ने ये इमली के पानी और फलों का चाट भी बहुत टेस्टी बनाया है। अगले दिन सुबह रामलाल सभी बच्चों को लेकर तालाब में आता है, जहाँ वह मछली के छड़ से मछलियाँ पकड़ रहा होता है। नाना जी, ये तालाब कितना बड़ा है, हम इस तालाब में जाकर खेल लें? हाँ जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, यही तालाब के किनारे में ही खेलना। आहा, कितना मजा आ रहा है इस तालाब में छपाक छपाक करने में। पानी कितना ठंडा है। हाँ सच में गांव का ये तालाब तो बहुत अच्छा है। मछलियां पकड़ने के बाद रामलाल सभी बच्चों को लेकर घर आ जाता है। दूसरी तरफ सुदामा रामलाल के लाए हुए मछली को धोकर देसी तरीके से बनाकर खाने में परोसती है। राधा, मैं माँ जी की कितनी भी तारीफ करूं वो कम है। माँ जी हर दिन कुछ नया देसी पकवान खिलाकर मेरा मन खुश कर देती है, और आज भी माँ जी ने ये देसी मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट और चटपटी बनाई हैं। बेटा, मैं तो इसी दुविधा में थी कि पता नहीं तुम्हें गांव का खान पान जगह पसंद आएगा कि नहीं। दिल को बहुत खुशी हुई कि तुम्हें यहाँ का हर चीज पसंद आया। अब देखते ही देखते बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने लगती हैं। सुदामा उदास बैठी हुई होती है। क्या हुआ माँ, उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस अब यही चिंता सताई जा रही है कि अब कुछ दिनों बाद तुम लोग चले जाओगे और ये गांव, ये गलियारा फिर से सूना पड़ जाएगा। माँ, चिंता क्यों करती हो, माँ आते रहेंगे ऐसे ही आपसे मिलने। कुछ दिनों बाद गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। सुदामा की बेटियां, उसके दामाद, बच्चे अपने हाथों में अपना अपना बैग लेकर खड़े होते हैं। सुदामा की आंखें नम हो जाती हैं ये देखकर, और आंखों में आंसू बहने लगते हैं। माँ जी, पिताजी, आप लोग रो क्यों रहे हैं? हम आते रहेंगे। गांव सच में बहुत अच्छा है, और आपके हाथ का देसी पकवान, उसका स्वाद लेने के लिए तो हमें बार बार गांव आना ही पड़ेगा। हाँ, सही कह रहा है विपिन। और माँ जी, हम यहाँ पर रहे तो हमने देखा कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, दूर दूर जाकर सामान खरीदना पड़ता है। तो हमने सोचा है कि हम आपके लिए एक किराने की दुकान खोल दें, ताकि गांव वालों को भी दूसरी जगह जाकर सामान खरीदना नहीं पड़ेगा, और दुकान होने के बाद आपका भी थोड़ा मन लगा रहेगा। धन्यवाद दामाद जी। सभी बच्चे कार में बैठ रहे होते हैं। सुदामा की आंखें नम होती हैं। टाटा नानी माँ, अपना ध्यान रखना। हम फिर आएंगे गर्मी की छुट्टियों में और मजे करेंगे आपके साथ। हाँ हाँ, जरूर आना, मुझे भी इंतजार रहेगा अब तुम्हारी अगली गर्मी की छुट्टियों का।
कब तक ऐसे ही अपनी परीक्षाओं की तैयारी करता रहेगा? मेरी बात मान तो मैं तेरी एक अच्छी लड़की से शादी करवा देती हूँ, जिससे मोटा दहेज ले लेंगे और उन पैसों से हमारे पास एक अच्छा घर भी हो जाएगा और तेरी आगे की पढ़ाई भी। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई अपने होने वाली पत्नी के लाए हुए दहेज के पैसे से करूँ? हरगिज नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और माँ, वैसे भी एक लड़की को पसंद करता हूँ मैं, जो हमारी तरह एक गरीब परिवार से है। चुप हो जा, 2 क्लास ज्यादा क्या पढ़ दिया? हर बात पर बस प्रवचन ही देने लग गया है। और मैं तेरी शादी उस गरीब से बिल्कुल नहीं करूंगी। अपनी माँ के ऐसे बोल सुनकर दिनेश अपनी मनपसंद लड़की रिद्धिमा को कॉल करता है और उसे अपनी माँ की सारी बात बताता है। कोई बात नहीं, वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी सोचा होगा वो अच्छा ही होगा। बाकी मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, चाहे तुम्हारे हालात खराब हो या अच्छे। रिद्धिमा की बातें सुनकर दिनेश की आंखों में आंसू आ जाते। वहीं दूसरी तरफ दिनेश को एक अमीर घर की लड़की देखने उसके घर पर आती है। आप लोग अंदर आइए ना। 1 सेकेंड माँ, आपने क्या देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ भरी? और आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं आपके बेटे की बहू बनूंगी? आप लोगों ने अपना हुलिया देखा है और आपने अपने शरीर के कपड़े, अपना ये टूटा घर, टूटी खाट देखी। आपको लगता है कि इस एनवायरमेंट में मैं आपके घर की बहू बनूंगी? हाँ, सही कह रही है बेटी। मालती जी, अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोग इतने गरीब हैं तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर ही नहीं आती इस घर में। माफ करिएगा, लेकिन ये शादी तो नहीं हो पाएगी, हम जा रहे हैं। दिनेश के घर में आई लड़की वाले दिनेश और उसके हालात का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ और रिश्ते दिनेश के लिए आते हैं और उसकी गरीबी का मजाक बनाकर चले जाते हैं। करवा लिया माँ आपने मेरी रईस घर की लड़की से शादी? ऐसे करवाना चाहती थी आप मेरी शादी किसी अमीर लड़की से, ऐसे जलील करके, मेरी बेइज्जती करके? नहीं नहीं बेटा, कोई माँ भला ऐसा कभी चाहेगी? तू चिंता मत कर, मैं कोई दूसरी लड़की देखती हूँ। खबरदार माँ, अगर आपने अब एक और लड़की से मेरी शादी करने की बात की, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने यूपीएससी की तैयारी करूंगा और एग्जाम क्रैक करके स्टेबल होने के बाद खुद देख लूंगा कि मुझे किस लड़की से शादी करनी है। इस रिजेक्शन ने दिनेश के मनोबल को और ज्यादा बढ़ा दिया था। उसने ठान लिया था कि वह इस सोसाइटी में खुद का नाम करके ही रहेगा। अब दिनेश रात अब भर अपनी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। इस बीच दिनेश ने छोटा सा काम लोगों के घर पर साइकिलों से अखबार देने का शुरू किया। वो सुबह 4 से 5 बजे लोगों के घरों में अखबार देता, उसके बाद कोचिंग जाता और घर में बैठकर यूपीएससी की तैयारी करता। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है ना बेटा तुझे, पता नहीं तुझे कब कामयाबी मिलेगी। माँ चिंता क्यों करती हो, और वैसे भी अच्छी चीजों को पाने में वक्त लगता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और हमेशा की तरह दिनेश आज भी लोगों के घरों में अखबार बांट रहा था। तभी अखबार लेता हुआ आलीशान घर के नीचे खड़ा मोटा सेठ अखबार पर गरीब दिनेश की तस्वीर देखकर हैरान होते हुए कहता है, अरे दिनेश बेटा, बस करो, अब अखबार नहीं मिठाइयाँ बांटो। मिठाइयाँ? ये क्या कह रहे हैं? मैं अखबार पढ़ता हूँ, हलवाई वाला थोड़ी हूँ जो मिठाई बांटूं। अखबार बांटते थे पर अब नहीं बांटोगे क्योंकि ये देखो, अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपी है और तुम यूपीएससी के टॉप फाइनलिस्ट हो। सेठ की बातें सुनकर दिनेश के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसको अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं होता और जब वह अपनी तस्वीर अखबार पर देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो फौरन साइकिल लेकर अपनी माँ के पास पहुंचता है। माँ 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 माँ, मेरी मेहनत रंग ले आई और मेरा नाम यूपीएससी के टॉप फाइनलिस्ट में है। मैंने टॉप किया है। अब देखना माँ, मेरी अच्छी खासी जॉब होगी। ये टूटा फूटा मकान अब आलीशान घर में बदल जाएगा। आसपास नौकर चाकर होंगे। अब आपको चूल्हे पर रोटियां नहीं सेकनी पड़ेंगी। मैं बता नहीं सकती बेटा कि मैं तेरी इस कामयाबी से कितनी खुश हूँ। मैं जा रही हूँ सबको मिठाई बांटने। अपने बेटे की परीक्षाओं में सफलतापूर्वक पास होने की खुशी में मालती आस पड़ोस के लोगों को मिठाई बांटती है। क्या बात है मालती, आज सुबह सुबह मिठाई? हाँ, ये मिठाई मेरे बेटे की सफलतापूर्वक उसकी यूपीएससी परीक्षाओं को पास करने की खुशी में है। क्या तेरे बेटे ने यूपीएससी की परीक्षाएं पास कर ली? अब तो तू सेठानी बन गई है, मालती सेठानी। अब देखते ही देखते दिनेश एक खुद का आलीशान घर ले लेता है। उसके पास एक कामयाब बिजनेस होता है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज का घर में आना जाना लगा रहता है। घर के बाहर 5 से 6 सिक्योरिटी होती है। घर पर नौकर चाकर लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लड़कियों ने दिनेश के हालात देखकर उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था, अब वही लड़कियां अपने घर पर अखबारों में दिनेश की तस्वीर और न्यूज चैनल पर दिनेश की खबरें सुनकर कहती हैं, माँ ये तो वही दिनेश है जो मुझसे शादी करना चाहता था। देखो, इसने तो यूपीएससी क्लियर कर लिया है। क्या ये वही दिनेश है, वो गरीब लड़का? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। माँ ये देखो, अखबार में उस दिनेश की फोटो छपी है जिसको मैंने जाहिल गवार और उसके हालातों को देखकर जलील किया था। इसने तो यूपीएससी क्लियर कर लिया है।
माँ लाखों में खेल रहा है उसका परिवार अब। क्या है, ऐसा है क्या? फिर तो चल फटाफट उससे शादी की बात कर लेते, कहीं उसे कोई और मालदार पार्टी मिल गई तो। अब जिन जिन लड़कियों ने दिनेश से उसके हालात को देखकर शादी के लिए मना किया था, अब वही लड़कियां दिनेश के पैसे वाला महल और उसका पैसा देखकर उनसे शादी की बात करने उनके घर पहुंच रही थी। नमस्ते समधन जी, और कैसी हैं आप? मुझे पहचाना? मैं कमला। अरे कौन है आप? अरे ऐसे कैसे मुझे समधन जी बोल रही है? मैंने तो आपको नहीं पहचाना। आंटी जी हमें भूल गई, मैं राधा, जिससे आप अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। अच्छा, आपको कैसे भूल सकती हूँ, जिसने हालातों को देखकर रिश्तों की अहमियत नहीं समझी। अब वो इंसान मुझसे रिश्ता जोड़ने आया है, माफ करिएगा, लेकिन जो हालातों को देखकर रिश्ता बनाए, मैं उससे अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करूंगी। मालती की बातें सुनकर कमला और राधा वहाँ से चली जाती हैं। तभी कुछ देर बाद सरला और उसकी बेटी शिखा वहाँ पहुँचती हैं। नमस्ते मालती जी, आप और मेरा प्रिय दामाद वो कहाँ है? अरे कौन हो तुम, और ऐसे कैसे मेरे बेटे को प्रिय दामाद बोलती जा रही हो? आप गलत समझ रही हैं आंटी, मैं शिखा हूँ, जिससे आप खुद अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। अच्छी खासी बात हुई थी हमारी। अच्छा, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। और खैर, अच्छी खासी बात तो नहीं हुई थी, तुमने मेरे बेटे के मुंह पर उसे जलील करके इस शादी के लिए मना कर दिया था। अरे वो तो हमसे जाने जाने में भूल चूक हो गई, हमें माफ कर दीजिए। भूल चूक क्या होता है सरला जी, आपकी वो बात आज तक मेरे दिल में सुई की तरह चुभती है, और इस एहसास के साथ तो मैं अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करूंगी आपकी बेटी से। मालती उन लोगों को भी साफ साफ मना कर देती है। कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड घर में आते हैं। मालकिन, बाहर दिनेश साहब से मिलने के लिए एक परिवार आया है और कहता है कि उनको दिनेश साहब से शादी करनी है। सिक्योरिटी गार्ड ऐसा बोल ही रहा था कि तभी वह परिवार घर के अंदर आ जाते हैं। दिनेश भी अपने कमरे से हॉल में आता है। ये चल क्या रहा है माँ? माँ, यहाँ पर कब से देख रहा हूँ, आप न जाने किन किन लोगों से बातें कर रही हो। कमरे में काफी आवाज आ रही थी मीटिंग के दौरान, और ये परिवार कौन है? ओह माय गॉड, आप कितने स्मार्ट और हैंडसम लग रहे हैं। मुझे पहचाना? मैं सीमा हूँ। कुछ समय पहले आपकी और मेरी शादी की बात चल रही थी, और अब तो मेरी अच्छी खासी जॉब भी लग गई है। हम दोनों साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो। हाँ दामाद जी, मेरी बिटिया एकदम सही कह रही है। एक मिनट, आप लोग कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे एक बिजनेस वुमन ही चाहिए? हो सकता है मेरी पसंद कुछ और हो। बाय द वे, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे माफ करिएगा। अरे दिनेश साहब, ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन घर के बाहर 5 से 6 परिवार ऐसे हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? चलो माँ, देखते हैं कौन है बाहर। अब पैसे वाला महल देखकर दिनेश के घर के बाहर बहू की भीड़ खड़ी थी जो उससे शादी करना चाहती थी। देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। मैं आपकी बेटियों से शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो आती ही होगी। दिनेश ऐसे बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ रिद्धिमा फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने परिवार वालों के साथ आती है। वो देखो, वो आ रही है, मेरी पसंद की लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ और अपने पैसे वाले महल की बहू बनाना चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्या देख लिया दिनेश बाबू ने इस फटीचर लड़की के अंदर? शक्ल है ना सूरत, आखिर क्या देखकर उससे शादी करना चाहते हैं? क्या कह रही हो? क्या देखकर शादी करना चाहता हूँ? तो सुनो, तुम लोगों की तरह हैसियत देखकर लोगों से रिश्ते नहीं बनाती रिद्धिमा। ये वो लड़की है जिसने मेरे बुरे हालातों में भी मेरा साथ दिया और मुझे कभी छोड़कर जाने की बात भी नहीं की। इसलिए आज मैं उसको अपने पैसे वाले महल की बहू बनाना चाहता हूँ। और मैं भी रिद्धिमा के गरीब परिवार को ही अपनाकर रिद्धिमा को अपने पैसे वाले महल की बहू बनाना चाहती हूँ, जिसने मेरे बेटे का बुरे हालातों में साथ दिया है। वह सारी जिंदगी बेशुमार मेरे बेटे का साथ देगी। दिनेश के परिवार की बातें सुनकर बहुओं की भीड़ पैसे वाले महल से वापस लौट जाती है। इसके बाद दिनेश बड़े ही धूमधाम से गरीब रिद्धिमा से शादी करता है और एक गरीब लड़की को अपने पैसे वाले महल की बहू बनाता है।